नमस्कार। जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर के निर्देशन में आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं एक विनम्र अपील आपसे करना चाहता हूं कि आप सभी लॉकडाउन के नियमों का, प्रशासन सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। विशेष अवस्था में ही आप घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलने की स्थिति यदि आती भी है तब आप मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस को अपनाएं। जैसे ही मार्केट से या कहीं बाहर से आप अपने घर में वापस आते हैं, अपने हाथ पैर साबुन से धोएं। हाथों को विशेष रूप से साबुन से काफ़ी देर तक रगड़ कर धोएं। सोशल डिस्टेंसिंग को आप मेंटेन रखें। बाहर जाने पर एक विनम्र अपील भी आपसे करना चाहता हूं कि आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में आप अवश्य डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन रखें। ब्लूटूथ यदि ऑन होगा और आपके आसपास यदि कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति भी होगा तब उसकी जानकारी यह ऐप आपको देगा। कोरोना जागरूकता से संबंधित अन्य जानकारी भी आपको मिलती रहेंगी। मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, आज आपको कक्षा 10 भौतिक विज्ञान विषय प्रथम अध्याय प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन में उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनाना, उत्तल दर्पण के आवर्धन का सूत्र, लेंस सूत्र आदि के बारे में चर्चा करूंगा। चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं अपने जिले के प्रशासन अधिकारियों, मुख्यतः जिलाधिकारी महोदया सेल्वा कुमारी जे, हमारे मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव जी, हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय गजेंद्र कुमार जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अन्य अधिकारीगण व समस्त कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उनकी सजगता, उनकी दूरदर्शिता के कारण हम अपने घर में सुरक्षित हैं। चाहे हमारे खाद्य सामग्री की बात हो, हमारी चिकित्सा की बात हो, ऑनलाइन क्लासेस की हम बात करें, आज हम अपने आप को आपके निर्देशन में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। मैं अपना अध्याय शुरू करने पर सबसे पहले उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण को हम छूकर कैसे पहचान कर सकते हैं कि यदि हमें कोई दर्पण दिया गया है कि हम उसकी कैसे पहचान करें। इसके लिए आप एक रॉड लें, उस रॉड को दर्पण के ऊपर रख दें। जैसे अगर हम समतल दर्पण के ऊपर रखेंगे रॉड को, तब वह रॉड समतल दर्पण को प्रत्येक जगह टच करती है। अगर हम उस छड़ को उत्तल दर्पण पर रखते हैं तब उत्तल दर्पण को वो केवल बीच में टच करेगी, किनारों पर टच नहीं कर पाएगी। और यदि हम अवतल दर्पण पर रखते हैं, कॉनकेव मिरर पर रखते हैं, तब यह रॉड केवल किनारों पर टच करेगी, बीच में टच नहीं कर पाएगी। इस प्रकार छड़ को टच कराकर अपने हाथ से स्पर्श करके हम दर्पण की पहचान कर सकते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनता है वो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। मैंने जानबूझकर मैं आपको नोट्स देता हूँ कि जिस बच्चे पर अगर किताब नहीं है वो बच्चा भी आराम से नोट्स बना सकता है, परंतु आप मोबाइल में अपने NCERT की PDF बुक्स आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों माध्यमों में किताबें उपलब्ध हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। सबसे पहले किसी भी विषय को पढ़ने के लिए आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में PDF फाइल डाउनलोड कर लें। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है इस पर हम चर्चा करते हैं। ये एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण को याद करने के लिए मैंने, याद होगा आपको, अपने लास्ट टॉपिक में मोटू पतलू कार्टून की कुछ पिक्स दिखाई थी। जैसे मोटू पतलू, मोटू का पेट बाहर निकला हुआ होता है और पतलू का पेट ऐसा होता है जैसे वो उसका पेट कमर से लग रहा हो। मैंने बताया था कि घर पर भी आप आराम से उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण बना सकते हैं। आप जैसे आप सपोज कीजिए कि मोटू के पेट पर तो आपको कोई नहीं लगाने देगा, आप इस प्रकार उभरी हुई चीज पर एक दर्पण के पीस चिपका दीजिए, आप उसमें टच करते हुए
आपका दर्पण तैयार, उत्तल दर्पण। जब भी उत्तल दर्पण को याद करना हो, मोटू का पेट याद करें कि अगर हम मोटू के पेट पर दर्पण के पीस काट के चिपका दें तो उत्तल दर्पण बन जाएगा, और पतलू के पेट पर चिपका देंगे तो अवतल दर्पण बन जाएगा। ये एक वस्तु ए बी है। जैसा कि आपको पता है कि वस्तु हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखते हैं। हमने वस्तु बाईं ओर रखी, ये पी दर्पण का ध्रुव है। इस वस्तु ए बी का मुझे प्रतिबिंब जानना है कि ये दर्पण इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है। प्रतिबिंब को बनाने के लिए दो किरणों की हमेशा आवश्यकता होती है, और वो दो किरणें हम प्रयोग करते हैं, या तो हम ऐसी किरण का प्रयोग करते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाए, दर्पण पर गिरती हो, दर्पण उसका परावर्तन कर दे और वो किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाए, या हम ऐसी किरण लेते हैं जो फोकस से होकर जाए, दर्पण पर गिरे, दर्पण से परावर्तित हो और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए, या हम ऐसी प्रकाश किरण लेते हैं जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाए और वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण होकर जाती है वो उसी रास्ते से वापस आती है। ऐसा मैंने आपको नोट कराया था। दो किरणों की आवश्यकता है। मैंने एक प्रकाश किरण पहले ली कि वो प्रकाश किरण, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, कि वो प्रकाश किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। मुख्य अक्ष दर्पण पर बिंदु ई पर वो प्रकाश किरण टकराती है और यह दर्पण इस प्रकाश किरण को वापस कर देता है, फैला देता है। उत्तल दर्पण किरणों को यह फैला रहा है और अवतल दर्पण किरणों को सिकोड़ता है। इसने किरण को पीछे वापस कर दिया। इस प्रकाश किरण को अगर मैं पीछे बढ़ाता हूँ तब यह प्रकाश किरण बिंदु F से होकर जाएगी, क्योंकि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई थी, और जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। ऐसा हमें आभास यहाँ हो रहा है। प्रतिबिंब बनाने के लिए मुझे दूसरी किरण की भी आवश्यकता होगी, और ये प्रकाश किरण मैंने ली। ये देखिए कितनी सुंदर पिक्चर है कि ये प्रकाश किरण यहाँ से आती है, बिंदु M पर टकराती है, और इस प्रकाश किरण में एक विशेषता है कि यह प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। डॉटेड लाइन, ये कोई प्रकाश किरण दर्पण को तो क्रॉस करेगी नहीं, तो यहाँ से ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ऐसा हमें आभास होता है। बिंदु A' प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि ये दोनों किरणें बिंदु A' से आ रही हैं, और A' को बिंदु A का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। आभासी शब्द मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को मिल नहीं रही हैं, बल्कि मिलती भी प्रतीत हो रही हैं। अर्थात A' का एक आभासी प्रतिबिंब है। इस A' से मुख्य अक्ष पर हम एक लंब आपतित करते हैं, ये देखिए, और इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि A' AB का एक आभासी प्रतिबिंब है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा प्रतिबिंब है। इस प्रकार उत्तल दर्पण अपने सामने रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाती है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ये बनाता है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण, जैसा मैंने अभी आपको बताया, हमेशा सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण हमेशा उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। केवल एक ही स्थिति में अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि अवतल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब तब ही बनाता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, जब वस्तु दर्पण के समीप रखी हो, ध्रुव व फोकस के बीच रखी हो। इस पिक्चर की ब्यूटी देखिए आप, सुंदरता देखिए इस पिक्चर की। ये एक कार का साइड मिरर है, और इस साइड मिरर में दुनिया भर का सामान आ गया, और बहुत छोटा सा मिरर रहता है। देखिए आप, एक बाइक है, रोड है, पूरा खेत है, और 1 2 3 4 एक पेड़ लगे हैं। ये कौन सा दर्पण हो सकता है? सीधा प्रतिबिंब बना रहा है, आभासी बना रहा है। ये कौन सा प्रतिबिंब, ये कौन सा दर्पण है? आप शायद समझ गए होंगे, ये उत्तल दर्पण है, ये कॉन्वेक्स मिरर है।
उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाने वाला होता है। इसका उपयोग बाजार में लगे लैंपों में किया जाता है। यह प्रकाश को परावर्तित कर चारों ओर रोशनी करने में मदद करता है। ट्रक, बस, मोटर कार आदि में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा होता है। मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाया था, ये उत्तल दर्पण लगा होता है। क्यों लगा होता है? जिससे ड्राइवर अपने पीछे के अधिक क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं को देख सकता है। ड्राइवर को अपने पीछे आने वाले वाहनों का सीधा व छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता रहता है। ये कॉनकेव मिरर के यूज हैं। कॉनकेव मिरर मैंने बताया केवल एक ही जगह आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और वो भी तब जब हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, अर्थात वस्तु को दर्पण के समीप रखते हैं। और इस गुण का उपयोग हम केवल शेविंग करते समय करते हैं। जब हम शेविंग करते हैं तो अवतल दर्पण को अपने चेहरे के पास रखते हैं। उस पोजीशन में वो हमारे फेस का सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वो आभासी होता है। हेडलाइट, ये कार की हेडलाइट है। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ये देखिए, ये शेविंग करते समय अवतल दर्पण। जब कोई डेंटिस्ट दांत में रोशनी डालने का कार्य करता है, छोटी जगह में रोशनी डालनी होती है, लाइट को कंसंट्रेट करना होता है, तब भी अवतल दर्पण का यूज हम करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाते समय होता है। पुरुष अपने चेहरे को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, जिससे चेहरे का सीधा व बड़ा आभासी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण की सहायता से परावर्तित करके आँख, दांत, नाक, गले आदि में डालते हैं और हमारा इलाज कर पाते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप के शेड में भी किया जाता है। टेबल लैंप कभी जब हम अपनी टेबल पर रखते हैं और केवल उसका प्रकाश एक टेबल पर पड़ता है, फैलता नहीं है। अवतल दर्पण का उपयोग मोटर, कार, रेल इंजन, सर्च लाइट के लैंप में परिवर्तक के रूप में होता है। लैंप दर्पण के मुख्य फोकस पर होता है, जिससे प्रकाश परावर्तन के पश्चात समानांतर किरणों के रूप में आगे चलता है। जब आप ट्रेन देखते हैं, जब हम वेट कर रहे होते हैं रेलवे स्टेशन पर, हम झुक कर बार बार ट्रेन देखते हैं, आ रही है नहीं आ रही, रात का अगर सीन है तो उसकी लाइट बहुत दूर से दिखने लग जाती है। अवतल दर्पण से वो लाइट करते हैं, फोकस करते हैं। गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। जब हम न्यूमेरिकल में जाएंगे तो हमें कुछ चिन्ह परिपाटी, चिन्ह नियम याद होने चाहिए कि दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, उसकी आंकिक वैल्यू क्या होगी। गोलीय दर्पण के लिए निम्न नियमावली अपनाई जाती है। दर्पण पर प्रकाश किरणें हमेशा बाईं ओर से डाली जाती हैं, अर्थात वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। इस वर्तमान वीडियो में भी और इससे पहली वीडियोज़ में भी मैंने जितनी बार भी इमेज बनाई है, हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखा है, हमेशा लाइट को बाईं ओर से दर्पण पर डाला है। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती है। जैसे हम कोऑर्डिनेट में मैथ में पढ़ते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु वो होता है जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं। दर्पण के केस में हम मूल बिंदु दर्पण के ध्रुव को मानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, दर्पण के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ तथा दाईं ओर की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। थोड़ा ध्यान दीजिए। जब आपके सामने न्यूमेरिकल आएंगे और एक तथ्य आया कि एक वस्तु दर्पण से 20 सेमी दूरी पर है, चाहे वो कोई सा भी दर्पण है, हमने क्या बताया कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखेंगे और दर्पण बाईं ओर की दूरी निगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। वस्तु रखी है 20 सेमी दूर, तो वो 20 नहीं मानी जाएगी, -20 सेमी दूर। प्रतिबिंब की भी बात यही है। एक दर्पण से प्रतिबिंब बनता है 10 सेमी दूर। अगर वो प्रतिबिंब बाईं ओर बना तब वो -10 सेंटीमीटर दूरी होगी, और अगर वही प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है दर्पण के, तब वो +10 सेंटीमीटर होगी। ये देखिए आप, ये ध्रुव है, और इसे ध्रुव नहीं, आप इसे मूल बिंदु मानो। मूल बिंदु के बाईं ओर की जो दूरी होंगी वो सब निगेटिव ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, और जितनी भी दाईं ओर की दूरी होंगी वो सब धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। ये दर्पण है उत्तल। उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु दाईं तरफ है
उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र भी दाईं तरफ है। तो ये दोनों दूरियां, फोकस दूरी भी और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक है। ये धनात्मक क्यों है? क्योंकि फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तल दर्पण के लिए ये दोनों बिंदु दाईं तरफ हैं और ये दोनों दूरियां धनात्मक होंगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होंगी। वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। यह प्रकाश हमेशा लेंस के बाईं ओर से ही आपतित होता है। वस्तु व प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। इन नियमों के अनुसार ही अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक व उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये उत्तल दर्पण है। आप देखिए, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए क्या हुआ? इसका वक्ता केंद्र भी बाईं तरफ है और इसका फोकस भी बाईं तरफ है। तो ये दोनों दूरियां निगेटिव होंगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी पॉजिटिव होती है और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी निगेटिव होती है। आवर्धन किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों ऊंचाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई हों। एक वस्तु हमने दर्पण के सामने रखी और दर्पण की उस वस्तु की जो ऊंचाई थी उसे हमने माप के रखा। उस दर्पण ने उस वस्तु का एक प्रतिबिंब बना दिया। उस प्रतिबिंब की भी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से हम व्यक्त करते हैं। m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। m इजकल टू h डैश अपॉन h। ये देखिएगा, जैसे मैंने पहले बताया आपको, फिर एक बार रिपीट करता हूँ। ये एक अवतल दर्पण है। वस्तु AB रखी है, ध्रुव है। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को U से व्यक्त करते हैं और U को वस्तु दूरी कहते हैं। U दर्पण के ध्रुव और वस्तु तक की दूरी होती है और U को वस्तु दूरी कहते हैं। ये इस वस्तु का प्रतिबिंब है, A डैश B डैश। प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को V कहते हैं। इस दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये तीनों दूरियां इस पिक्चर में दर्पण के बाईं ओर हैं और तीनों ही निगेटिव होंगी। U भी निगेटिव, V भी निगेटिव और F भी निगेटिव होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। बाईं ओर की दूरी निगेटिव लेते हैं और दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव। ये वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है। इसकी ऊंचाई अगर 2 सेंटीमीटर है तब मैं इसे +2 सेंटीमीटर कहूँगा। ये इमेज उल्टी बन रही है और ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है तो मैं इसे 1 नहीं बोलूँगा। मैं इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को बोलूँगा -1 सेंटीमीटर। आप एक लाइन में बात समझ के कोशिश कीजिए। दर्पण के बाईं ओर की दूरी निगेटिव, दर्पण के दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी निगेटिव। पूरी बातें मैंने लिख दी इसमें एक साथ। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक। सीधा प्रतिबिंब धनात्मक क्यों होगा? अरे भाई, प्रतिबिंब भी ऊपर मुख्य अक्ष के और वस्तु भी ऊपर, तो आवर्धन तो धनात्मक आएगा ही। और उल्टे प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक, क्योंकि वस्तु ऊपर होगी, प्रतिबिंब नीचे बनेगा, तभी उल्टा बनेगा और उसमें एक निगेटिव तो आना ही आना है। गोलीय दर्पण में ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को U, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को V तथा ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को F से व्यक्त हम करते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी V और ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U के अनुपात को भी दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी रेखीय आवर्धन की 2 डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं और दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी V और वस्तु दूरी U के अनुपात को भी दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं और m का कोई मात्रक नहीं होता है।
अगर हम सीधे प्रतिबिंब की बात करते हैं तो आवर्धन पॉजिटिव होता है, और हम उल्टे प्रतिबिंब की बात करते हैं तो आवर्धन निगेटिव होता है। लास्ट में u, v और f में एक संबंध होता है 1/1/f, 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले को हम दर्पण का सूत्र भी कहते हैं। अंत में मैं आपसे पुनः एक अपील करता हूँ कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, आरोग्य सेतु ऐप के संदर्भ में जो भी बातें कही गई हैं उनका पालन कीजिए। मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा सभी वीडियोज का लाइव टेलीकास्ट डिफरेंट चैनल्स पर किया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी नेशनल टीवी पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। उन सबको आप देखें, सभी विषयों का अध्ययन करें, और सभी वीडियोज को आप मुजफ्फरनगर ऑनलाइन साइंस क्लासेस में देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।